हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो अक्सर सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होता, लेकिन आप टॉप लेवल आंसर्स अगर लिखना चाहते हो तो एब्सोल्युटली आपके लिए बहुत एसेंशियल चीज है, और इसका नाम है शैडो हिस्ट्री। बहुत बार स्टूडेंट्स किसी टेक्स्ट को सिर्फ उसके थीम्स, कैरेक्टर्स और प्लॉट के लेवल पर ही समझते हैं, लेकिन एक सीरियस लिटरेचर स्टूडेंट के लिए ये अप्रोच काफी नहीं होती, क्योंकि लिटरेचर कभी वैक्यूम में प्रोड्यूस नहीं होता। हर टेक्स्ट के पीछे एक हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और पर्सनल कॉन्टेक्स्ट होता ही होता है, और इसी हिडन लेयर को हम कहते हैं शैडो हिस्ट्री। शैडो हिस्ट्री का मीनिंग है वो इनविजिबल फ्रेमवर्क जो किसी लिटरेरी टेक्स्ट को शेप करता है, और ये जो फ्रेमवर्क है ये 3 लेवल पे काम करता है। फर्स्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड; सेकंड, द ऑथर्स पर्सनल सर्कमस्टेंसेस; एंड थर्ड, द आइडियोलॉजिकल क्लाइमेट ऑफ द टाइम। इसका मतलब है कि जब आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो आप सिर्फ उसकी कहानी नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि आप उस टाइम के जो सोशल और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी डिकोड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए शैडो हिस्ट्री को समझना एक तरह से रीडिंग बिटवीन द लाइंस नहीं है, बल्कि रीडिंग बिहाइंड द लाइंस है। अब क्वेश्चन ये है कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यूजीसी नेट या यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो एनालिटिकल मैच्योरिटी आपसे एक्सपेक्ट की जाती है वो तभी डेवलप हो पाती है अगर आप अपने आंसर्स में कॉन्टेक्स्ट को ऑर्गेनिकली इंटीग्रेट करते हैं। एक ही आंसर बिना कॉन्टेक्स्ट के एवरेज सा लगता है, लेकिन अगर आप उसको कॉन्टेक्स्ट के साथ लिखें तो वही आंसर एक मैच्योर आंसर बन जाता है। चलिए अब हम सिग्निफिकेंट एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि शैडो हिस्ट्री का एक्चुअल एप्लीकेशन कैसे होता है। सबसे पहले अगर हम विक्टोरियन पीरियड की बात करें तो चार्ल्स डिकेंस का हार्ड टाइम तो आप सबने पढ़ा होगा, और एक एक्सीलेंट केस स्टडी का एग्जाम्पल है। इस नोवेल को अगर आप सिर्फ इंडस्ट्रियल सोसाइटी की क्रिटिसिज्म के रूप में पढ़ेंगे तो आप एक सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग तक ही सीमित रहेंगे, लेकिन जब हम डिकेंस की पर्सनल लाइफ को देखते हैं, उनके बचपन को, जब उन्हें फैक्ट्री में काम करना पड़ा ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, तब हमें समझ में आता है कि उनकी राइटिंग्स में जो एम्पैथी है टुवर्ड्स द वर्किंग क्लास वो एक्सपीरियंशियल है, नॉट मियरली इमेजिनेटिव। यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि एक लिव्ड रियलिटी है जो इस टेक्स्ट को इमोशनल इंटेंसिटी देता है। इसी तरह अगर हम रोमांटिक पीरियड में विलियम वर्ड्सवर्थ का केस देखें तो बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ इनिशियली फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडल्स लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी से डीपली इंस्पायर्ड थे, लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन वायलेंट फेज में एंटर करता है तो उनका जो आइडलिज्म होता है वो डिल्यूजनमेंट में बदल जाता है। ये ट्रांजिशन उनकी पोइट्री में क्लियरली विजिबल है, अर्ली ऑप्टिमिज्म से लेटर इंट्रोस्पेक्शन तक का सफर। इसलिए उनकी पोइट्री को समझने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन एक शैडो नहीं बल्कि एक सेंट्रल फोर्स का काम करती है। अगर आपने वर्ड्सवर्थ की पोइट्रीज को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आप इस शिफ्ट को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम मॉडर्निज्म की तरफ बढ़े तो टीएस एलियट का जो वेस्टलैंड है वो एक फ्रेगमेंटेड पोएम के रूप में हम उसको देखते हैं, लेकिन ये फ्रेगमेंटेशन रैंडम नहीं है। ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद के जो सिविलाइजेशनल ब्रेकडाउन है उन सब का रिफ्लेक्शन है। साथ ही एलियट की जो पर्सनल लाइफ है, उनकी ट्रबल्ड मैरिज, वो सब भी इसी पोएम में बहुत इमोशनल क्योस के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, जो इस पोएम को वैसे इंटेंसिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर्सनल हिस्ट्री और हिस्टोरिकल ट्रॉमा ये दोनों हमें एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखते हैं। इसी कंटिन्यूटी में अगर हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को देखें तो वर्जीनिया वुल्फ का अ रूम ऑफ वन्स ओन ये एक थ्योरेटिकल एसे से ज्यादा एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपने ये जरूर फील किया होगा इसे पढ़ते हुए, क्योंकि वुल्फ ये आर्ग्यू करती है कि लिटरेचर में विमेन की जो एब्सेंस है उसका रीजन उनमें कोई टैलेंट की कमी होना नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है। लैक ऑफ एजुकेशन, फाइनेंशियल डिपेंडेंस और पर्सनल स्पेस की भी कमी है जो वुमेन को पहले कभी मिली ही नहीं थी। इसलिए इस टेक्स्ट सिर्फ फेमिनिज्म की बात नहीं करते, बल्कि पेट्रियार्की के हिस्टोरिकल मैकेनिज्म को भी एक्सपोज करता है। एलिजाबेथन इरा में अगर हम विलियम शेक्सपियर के प्लेस को भी देखें तो भी बिना पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के उन्हें समझा नहीं जा सकता। उनके टाइम पर मोनार्की के अगेंस्ट ओपनली लिखा जाना बहुत ही डेंजरस था, इसलिए उन्होंने अपने प्लेज में इनडायरेक्ट कमेंट्री का यूज किया। फॉर एग्जाम्पल मैकबेथ को अगर हम देखें तो ये सिर्फ एम्बिशन की ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि किंगशिप और लेजिटिमेसी के इश्यूज पर एक बहुत ही सटल रिफ्लेक्शन है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सक्सेशन एंजाइटीज ऑफ दैट टाइम। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में भी चिनुआ अचीबी का अगर आपने थिंग्स फॉल अपार्ट पढ़ा है तो एक पावरफुल रिस्पॉन्स है अगेंस्ट द कॉलोनियल नैरेटिव। राइटर्स ने अफ्रीका को हमेशा प्रिमिटिव डिपिक्ट किया है, लेकिन एचईबी ने इंडिजीनियस कल्चर को डिग्निटी के साथ प्रेजेंट किया है। यहाँ शैडो हिस्ट्री कॉलोनियलिज्म का इंटेलेक्चुअल रेसिस्टेंस बन जाता है।
इसी एग्जाम्पल को हम लोग वॉर पोइट्री में के थ्रू भी समझ सकते हैं। वॉर पोइट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम विल्फोर्ड ओवन का कंट्रीब्यूशन बहुत ही क्रूशियल मानते हैं। ओवन ने खुद बैटलफील्ड एक्सपीरियंस किया है और इसी वजह से उनकी पोइट्री में जो रियलिज्म है वो प्रोपेगेंडा को कंप्लीटली डिसमेंटल कर देता है। इन्होंने अपनी पोइट्री के थ्रू जो वॉर को ग्लोरीफाई करने वाले जो मिथ हैं उसको बहुत ही ब्रूटली एक्सपोज किया है। विक्टोरियन मोरालिटी को चैलेंज करते हुए एक और एग्जाम्पल है थॉमस हार्डी का। इसमें हम टेस्ट ऑफ डी अर्बन विलिस एक सोशल क्रिटिक के रूप में हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसमें जो हमारी मेन कैरेक्टर है टेस, उसकी जो ट्रेजेडी है वो एक इंडिविजुअल फेलियर नहीं है बल्कि सोसाइटिकल हिपोक्रेसी का रिजल्ट है। यहाँ शैडो हिस्ट्री विक्टोरियन मॉरल कोड्स की जो रिजिडिटी है उसको हाईलाइट करता है। यहाँ तक कि हम आयरिश लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट, इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं W.B. येट्स का। उनके वर्क्स के थ्रू नेशनलिज्म और मिस्टिसिज्म का सिंथेसिस देख सकते हैं। द सेकंड कमिंग, इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसका जो क्योजियोटिक इमेजरी पोस्ट वॉर यूरोप और आयरिश पॉलिटिकल अनरेस्ट है वो दोनों इस पोएम के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। थिंग्स फॉल अपार्ट एक पोएटिक लाइन ही नहीं बल्कि हिस्टोरिकल रियलिटी है। आपने ये लाइन जरूर पढ़ी होगी अगर आपने द सेकंड कमिंग पढ़ी है तो। और आपको एक और आंसर यहाँ पर मिलता है कि जो थिंग्स फॉल अपार्ट है, चिनुआ अचीबे का टेक्स्ट है, उसकी जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है, तो उसका आंसर है द सेकंड कमिंग। तो इस तरह से आप क्रॉस रेफरेंसेस के थ्रू पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं अबाउट लिटरेचर। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एग्जिस्टेंशियलिज्म। इसके कॉन्टेक्स्ट में हम सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो इस प्ले का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहां अपेरेंट इनएक्टिविटी एक्चुअली फिलोसॉफिकल डेप्थ को इंडिकेट करती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आया था जिसमें मीनिंगलेसनेस, अनसर्टेनिटी, इन सब की बात की है, वो इस प्ले के थ्रू साइलेंस और रिपीटिशन में रिफ्लेक्ट होता है। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि शैडो हिस्ट्री टेक्स्ट को कैसे शेप करती है, अगला क्वेश्चन अब ये है कि इसे एग्जाम में इफेक्टिवली कैसे यूज किया जाए। तो इसकी एक स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। सबसे पहला स्टेप है कॉन्टेक्सचुअल मैपिंग। हर ऑथर के साथ आप एक ट्रियाड बनाइए, जैसे ऑथर, हिस्टोरिकल इवेंट और टेक्स्ट। जैसे ही ये तीन कनेक्ट होते हैं आपका आंसर ऑटोमेटिकली एनरिच्ड हो जाता है। दूसरा, आप अपने नोट्स को फैक्ट हैवी बट कंसाइज रखने की कोशिश कीजिए। शैडो हिस्ट्री का मतलब पूरा हिस्ट्री लिखना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बल्कि जो रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट है उसको प्रिसाइसली यूज करना है। थर्ड, जब भी आप कोई थीम लिखें जैसे कि एलियनेशन है, आइडेंटिटी क्राइसिस है या फेमिनिज्म है, उसे किसी हिस्टोरिकल या आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से लिंक करके जरूर देखें। ये लिंकेज ही आपके आंसर्स को एनालिटिकल बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो फाइनल ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनको एनालिसिस करके देखिए। आप नोटिस करेंगे कि इनडायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस कितनी बार पूछे गए हैं। सो इन द एंड मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि लिटरेचर को सिर्फ एक टेक्स्ट के नजरिए से मत देखिए, आप उसे एक हिस्टोरिकल कन्वर्सेशन के रूप में देखिए। जब भी आप शैडो हिस्ट्री को समझ लेते हैं तब आप सिर्फ आंसर्स नहीं लिखते बल्कि आपके आर्गुमेंट डेवलप होने लगते हैं। और एचपीएससी में भी जो बच्चों ने आंसर्स लिखे थे वो बिल्कुल प्लेन समरीज होने के कारण उनको मार्क्स कम मिले थे। क्रिटिकल समरी भी अगर आपने लिखी है तो भी उसके अंदर कुछ चीजें होनी बहुत जरूरी हैं, जैसे कि क्रॉस रेफरेंसेस डालिए, जैसे कि आप क्रिटिकल कमेंट्री डालिए। और आपको इनकी नॉलेज तभी होगी जब आपने शैडो हिस्ट्री को भी उतनी ही ध्यान से पढ़ा होगा जितना आप टेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो अगली बार आप जब भी कोई टेक्स्ट पढ़े तो खुद से क्वेश्चन जरूर पूछिए, इस टेक्स्ट के पीछे की कहानी क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर डीप इनसाइट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।